तुम अल्फाजा डायरी वाईडीएस में आपका स्वागत है। आज गबन का पार्ट 6 है। गबन प्रेमचंद जी द्वारा लिखा एक सुप्रसिद्ध उपन्यास है। इसे शुरू से सुनने के लिए आप मेरे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट गबन पर जाइए और पार्ट 1 से पूरा सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज पार्ट 6। जालपा कह दिए वही 700। चरणदास ने ऐसा मुंह बनाया मानो वह किसी धर्म संकट में पड़ गया है। फिर बोला, सरकार है तो घाटा ही, पर आपकी बात नहीं टालते बनती। रुपए कब मिलेंगे? जालपा जल्दी ही मिल जाएंगे। जालपा अंदर जाकर बोली, आखिर दिया कि नहीं 700 में? 150 साफ उड़ा लिए जाता था। मुझे पछतावा हो रहा है कि कुछ और कम क्यों ना कहा। ये लोग इस तरह ग्राहकों को लूटते हैं। रमा इतना भारी बोझ लेते घबरा रहा था, लेकिन परिस्थिति ने कुछ ऐसा रंग पकड़ा कि बोझ उस पर लद ही गया। जालपा तो खुशी की उमंग में दोनों चीज़ें लिए ऊपर चली गई, पर रमा सिर झुका इस चिंता में डूबा खड़ा था। जालपा ने उसकी दशा जानकर भी इन चीज़ों को क्यों ठुकरा नहीं दिया? क्यों जोर देकर नहीं कहा मैं न लूँगी? क्यों दुविधा में पड़ी रही? 550 भी चुकाना मुश्किल था, इतने और कहाँ से आएंगे? असल में गलती मेरी ही है। मुझे दलाल को दरवाजे से ही दुत्कार देना चाहिए था, लेकिन उसने मन को समझाया, यह अपने ही पापों का तो प्रायश्चित है। फिर आदमी इसलिए तो कमाता है, रोटियों के लाले थोड़ी ही थे। भोजन करके जब रमा ऊपर कपड़े पहनने गया तो जालपा आईने के सामने खड़ी कानों में रिंग पहन रही थी। उसे देखते ही बोली, आज किसी अच्छे का मुंह देखकर उठी थी, 2 चीज़ें मुफ्त हाथ आ गईं। रमा ने विस्मय से पूछा, मुफ्त क्यों? रुपए ना देने पड़ेंगे? जालपा रुपए तो अम्मा जी देंगी। रमानाथ क्या कुछ कहती थीं? जालपा उन्होंने मुझे भेंट दिए हैं तो रुपए कौन देगा? रमा ने उसके भोलेपन पर मुस्कुराकर कहा, यही समझकर तुमने यह चीज़ें ले ली? अम्मा को देना होता तो उसी वक्त दे देती जब गहने चोरी गए थे। क्या उनके पास रुपए ना थे? जालपा असमंजस में पड़कर बोली, तो मुझे क्या मालूम था? अब भी तो लौटा सकते हो, कह देना जिसके लिए लिया है उसे पसंद नहीं आया। यह कहकर उसने तुरंत कानों से रिंग निकाल लिए, कंगन भी उतार डाले और दोनों चीज़ें केस में रखकर उसकी तरफ इस तरह बढ़ाई जैसे कोई बिल्ली चूहे से खेल रही हो। वह चूहे को अपनी पकड़ से बाहर नहीं होने देती, उसे छोड़कर भी नहीं छोड़ती। हाथों को फैलाने का साहस नहीं होता था। क्या उसके हृदय की भी यही दशा न थी? उसके मुख पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। क्यों वह रमा की ओर न देखकर भूमि की ओर देख रही थी? क्यों सिर ऊपर न उठाती थी? किसी संकट से बच जाने में जो हार्दिक आनंद होता है वह कहाँ था? उसकी दशा ठीक उस माता की सी थी जो अपने बालक को विदेश जाने की अनुमति दे रही हो। वही विवशता, वही कातरता, वही ममता इस समय जालपा के मुख पर उदय हो रही थी। रमा उसके हाथ से केसों को ले सके इतना कड़ा संयम उसमें न था। उसे तकाजे सहना, लज्जित होना, मुँह छिपाए फिरना, चिंता की आग में जलना, सब कुछ सहना मंजूर था। ऐसा काम करना नामंजूर था जिससे जालपा का दिल टूट जाए। वह अपने को अभागन समझने लगे। उसका सारा ज्ञान, सारी चेष्टा, सारा विवेक इस आघात का विरोध करने लगा। प्रेम और परिस्थितियों के संघर्ष में प्रेम ने विजय पाई। उसने मुस्कुराकर कहा, रहने दो, अब ले लिया है तो क्या लौटाएं? अम्मा जी भी हंसेंगी। जालपा ने बनावटी कांपते हुए कंठ से कहा, अपनी चादर देखकर ही पांव फैलाना चाहिए। एक नई विपत्ति मोल लेने की क्या ज़रूरत है? रमा ने मानो जल में डूबते हुए कहा, ईश्वर मालिक है, और तुरंत नीचे चला गया।
हम क्षणिक मोह और संकोच में पड़कर अपने जीवन के सुख और शांति का कैसे होम कर देते हैं। अगर जालपा मोह के इस झोंके में अपने को स्थिर रख सकती, अगर रमा संकोच के आगे सिर न झुका देता, दोनों के हृदय में प्रेम का सच्चा प्रकाश होता, तो वे पथभ्रष्ट होकर सर्वनाश की ओर न जाते। 11 बज गए थे। दफ्तर के लिए देर हो रही थी, पर रमा इस तरह जा रहा था जैसे कोई अपने प्रिय बंधु की दाह क्रिया करके लौट रहा हो। जालपा अब वह एकांतवासिनी रमणी न थी जो दिन भर मुँह लपेटे उदास पड़ी रहती थी। उसे अब घर में बैठना अच्छा नहीं लगता था। अब तक तो वह मजबूर थी, कहीं आ जा न सकती थी। अब ईश्वर की दया से उसके पास भी गहने हो गए थे। फिर वह क्यों मनमारे घर में पड़ी रहती। वस्त्र आभूषण कोई मिठाई तो नहीं जिसका स्वाद एकांत में लिया जा सके। आभूषणों को संदूकची में बंद करके रखने से क्या फ़ायदा। मोहल्ले या बरादरी में कहीं से बुलावा आता तो वह सास के साथ अवश्य जाती। कुछ दिनों के बाद सास की ज़रूरत भी न रही, वह अकेली आने जाने लगी। फिर कार्य प्रयोजन की कैद भी नहीं रही। उसके रूप लावण, वस्त्र आभूषण और सील बनाए ने मोहल्ले की स्त्रियों में उसे जल्दी ही सम्मान के पद पर पहुंचा दिया। उसके बिना मंडली सूनी रहती थी। उसका कंठस्वर इतना कोमल था, भाषण इतना मधुर, छवि इतनी अनुपम कि वह मंडली की रानी मालूम होती थी। उसके आने से मोहल्ले के नारी जीवन में जान सी पड़ गई। नित्य ही कहीं न कहीं जमाव हो जाता। घंटे 2 घंटे गा बजाकर या गपशप करके रमणियाँ दिल बहला लिया करती। कभी किसी के घर, कभी किसी के घर। गागुन में 15 दिन बराबर गाना होता रहता। जालपा ने जैसा रूप पाया था वैसा ही उदार हृदय भी पाया था। पान पत्तों का खर्च प्राय उसी के मत्थे पड़ता। कभी कभी गायनें बुलाई जाती, उनकी सेवा सत्कार का भाव उसी पर था। कभी कभी वे स्त्रियों के साथ गंगा स्नान करने जाती। तांगे का किराया और गंगा तट पर जलपान का खर्च भी उसके मत्थे जाता। इस तरह उसके 2-3 रुपए रोज उड़ जाते थे। रमा आदर्श पति था। जालपा अगर मांगती तो प्राण तक उसके चरणों पर रख देता। रुपए की हैसियत ही क्या थी। उसका मुँह जोहता रहता था। जालपा उससे इन जमघटों की रोज चर्चा करती। उसका स्त्री समाज में कितना आदर सम्मान है यह देखकर वह फूला न समाता था। एक दिन इस मंडली को सिनेमा देखने की धुन सवार हुई। वहाँ की बहार देखकर सबकी सब मुग्ध हो गई। फिर तो आए दिन सिनेमा की सैर होने लगी। रमा को अब तक सिनेमा का शौक न था। शौक होता भी तो क्या करता। अब हाथ में पैसे आने लगे थे। उस पर जालपा का आग्रह, फिर भला वह क्यों न जाता। सिनेमा गृह में ऐसी कितनी ही रमणियाँ मिलती जो मुँह खोले निसंकोच हंसती बोलती रहती थीं। उनकी आज़ादी गुप्त रूप से जालपा पर भी जादू डालती जाती थी। वह घर से बाहर निकलते ही मुँह खोल लेती, मगर संकोचवश पर्दे वाली स्त्रियों के ही स्थान पर बैठती। उसकी कितनी इच्छा होती कि रमा भी उसके साथ बैठता। आखिर वह उन फैशनेबल औरतों से किस बात में कम है। रंग रूप में वह हेठी नहीं, सज धज में किसी से कम नहीं, बातचीत करने में कुशल। फिर वह क्यों पर्दे वालियों के साथ बैठे। रमा बहुत शिक्षित न होने पर भी देश और काल के प्रभाव से उदार था। पहले तो वह पर्दे का ऐसा अनन्य भक्त था कि माता को कभी गंगा स्नान कराने लेवा जाता तो पंडों तक से न बोलने देता। कभी माता की हंसी मर्दाने में सुनाई देती तो आकर बिगड़ता। तुमको जरा भी शर्म नहीं है अम्मा, बाहर लोग बैठे हुए हैं और तुम हंस रही हो। माँ लज्जित हो जाती थीं, किंतु अवस्था के साथ रमा का यह लिहाज गायब होता जाता था। उस पर जालपा की रूप छटा उसके साहस को और भी अबोहित करती थी। जालपा रूपहीन काली कलूटी फूहड़ होती तो वह जबरदस्ती उसको पर्दे में बैठाता। उसके साथ घूमने या बैठने में उसे शर्म आती।
जालपा जैसी अनंत सुंदरी के साथ सैर करने में आनंद के साथ गौरव भी तो था। वहाँ की सभ्य समाज की कोई महिला रूप, गठन और श्रृंगार में जालपा की बराबरी ना कर सकती थी। देहात की लड़की होने पर भी शहर के रंग में वह इस तरह रंग गई थी मानो जन्म से शहर ही में रहती आई हो। थोड़ी सी कमी अंग्रेजी शिक्षा की थी, उसे भी रमा पूरे किए देता था, मगर पर्दे का यह बंधन टूटे कैसे। भवन में रमा के कितने ही मित्र, कितनी ही जान पहचान के लोग बैठे नजर आते थे। वे उसे जालपा के साथ बैठे देखकर कितना हंसेंगे। आखिर एक दिन उसने समाज के सामने ताल ठोककर खड़े हो जाने का निश्चय कर ही लिया। जालपा से बोला, आज हम तुम सिनेमा घर में साथ बैठेंगे। जालपा के हृदय में गुदगुदी सी होने लगी। हार्दिक आनंद की आभा चेहरे पर झलक उठी। बोली, सच? नहीं भाई, साथ वालियां जीने न देंगी। रमानाथ, इस तरह डरने से तो फिर कभी कुछ न होगा। यह क्या सॉन्ग है कि स्त्रियां मुँह छिपाए चिक की आड़ में बैठी रहें। इस तरह यह मामला भी तय हो गया। पहले दिन दोनों झेंपते रहे, लेकिन दूसरे दिन से हिम्मत खुल गई। कई दिनों के बाद वह समय भी आया कि रमा और जालपा संध्या समय पार्क में साथ साथ टहलते दिखाई दिए। जालपा ने मुस्कुराकर कहा, कहीं बाबूजी देख लें तो। रमानाथ, तो क्या, कुछ नहीं। जालपा, मैं तुम्हारे शर्म के गड़ जाऊं। रमानाथ, अभी तो मुझे भी शर्म आएगी, मगर बाबूजी खुद ही धरना आएंगे। जालपा, और जो कहीं अम्मा जी देख लें। रमानाथ, अम्मा से कौन डरता है, 2 दलीलों में ठीक कर दूंगा। 10 ही 5 दिन में जालपा ने नए महिला समाज में अपना रंग जमा लिया। उसने इस समाज में इस तरह प्रवेश किया जैसे कोई कुशल वक्ता पहली बार परिषद के मंच पर आता है। विद्वान लोग उसकी उपेक्षा करने की इच्छा होने पर भी उसकी प्रतिभा के सामने सिर झुका देते हैं। जालपा भी आई, देखा और विजय कर लिया। उसके सौंदर्य में वह गरिमा, वह कठोरता, वह शान, वह तेजस्विता थी जो कुलीन महिलाओं के लक्षण हैं। पहले ही दिन एक महिला ने जालपा को चाय का निमंत्रण दे दिया और जालपा इच्छा न रहने पर भी उसे अस्वीकार न कर सकी। जब दोनों प्राणी वहां से लौटे तो रमा ने चिंतित स्वर में कहा, तो कल इसकी चाय पार्टी में जाना पड़ेगा। जालपा, क्या करती, इनकार करते भी तो न बनता था। रमानाथ, तो सवेरे तुम्हारे लिए एक अच्छी सी साड़ी ला दूं। जालपा, क्या मेरे पास साड़ी नहीं है, जरा देर के लिए 50-60 रुपए खर्च करने से फ़ायदा। रमानाथ, तुम्हारे पास अच्छी साड़ी कहाँ है, इसकी साड़ी तुमने देखी, ऐसी ही तुम्हारे लिए भी लाऊंगा। जालपा ने व्यवस्था के भाव से कहा, मुझे साफ कह देना चाहिए था कि फुर्सत नहीं है। रमानाथ, फिर इनकी दावत भी तो करनी पड़ेगी। जालपा, यह तो बुरी विपत्ति गले पड़ी। रमानाथ, विपत्ति कुछ नहीं है, सिर्फ यही ख्याल है कि मेरा मकान इस काम के लायक नहीं। मेज कुर्सियाँ, चाय के सेट रमेश के यहाँ से मांग लाऊंगा, लेकिन घर के लिए क्या करूं। जालपा, क्या यह ज़रूरी है कि हम लोग भी दावत करें। रमा ने ऐसी बात का कुछ उत्तर न दिया। उसे जालपा के लिए एक जूते की जोड़ी और सुंदर कलाई की घड़ी की फिक्र पैदा हो गई। उसके पास कौड़ी भी न थी, उसका खर्च रोज बढ़ता जाता था। अभी तक गहने वालों को एक पैसा भी देने की नौबत न आई थी। एक बार गंगू महाराज ने इशारे से तकाजा भी किया था, लेकिन यह भी तो नहीं हो सकता कि जालपा फटे हालों चाय पार्टी में जाए। नहीं, जालपा पर वह इतना अन्याय नहीं कर सकता। इस अवसर पर जालपा की रूप शोभा का सिक्का बैठ जाएगा। सभी तो आज चमाचम साड़ियाँ पहने हुए थीं, जड़ाऊ कंगन और मोतियों के हारों की भी तो कोई कमी न थी, पर जालपा अपने सादे आवरण में उनसे कोसों आगे थी। उसके सामने एक भी नहीं जचती थी।
यह मेरे पूर्व कर्मों का फल है कि मुझे ऐसी सुंदरी मिली। आखिर यही तो खाने पहनने और जीवन का आनंद उठाने के दिन हैं। जब जवानी ही में सुख न उठाया तो बुढ़ापे में क्या कर लेंगे। बुढ़ापे में मान लिया धन हुआ ही तो क्या, यौवन बीत जाने पर विवाह किस काम का। साड़ी और घड़ी लाने की उसे धुन सवार हो गई। रात भर तो उसने सब्र किया, दूसरे दिन दोनों चीज़ें लाकर ही दम लिया। जालपा ने झुंझलाकर कहा, मैंने तो तुमसे कहा था कि इन चीज़ों का कम नहीं है, 150 से कम की ना होंगी। रमानाथ, 150? इतना फिजूल खर्च मैं नहीं हूँ। जालपा, 150 से कम की ये चीज़ें नहीं हैं। जालपा ने घड़ी कलाई में बांध ली और साड़ी को खोलकर मंत्रमुग्ध नज़रों से देखा। रमानाथ, तुम्हारी कलाई पर यह घड़ी कैसी खिल रही है, मेरे रुपए वसूल हो गए। जालपा, सच बताओ कितने रुपए खर्च हुए। रमानाथ, सच बता दूं, 135 रुपए, 75 रुपए की साड़ी, 10 के जूते और 50 की घड़ी। जालपा, यह 150 ही हुए, मैंने कुछ बढ़ाकर थोड़ी कहा था, मगर यह सब रुपए अदा कैसे होंगे। उस चुड़ैल ने व्यर्थ ही मुझे निमंत्रण दे दिया, अब मैं बाहर जाना ही छोड़ दूंगी। रमा भी इसी चिंता में मग्न था, पर उसने अपने भाव को प्रकट करके जालपा के हर्ष में बाधा न डाली। बोला, सब अदा हो जाएगा। जालपा ने तिरस्कार के भाव से कहा, कहाँ से अदा हो जाएगा, जरा सुनो। कौड़ी तो बचती नहीं, अदा कहाँ से हो जाएगा। वह तो कहो बाबूजी घर का खर्च संभाले हुए हैं, नहीं तो मालूम होता। क्या तुम समझते हो कि मैं गहने और साड़ियों पर मरती हूँ। इन चीज़ों को लौटा आओ। रमा ने प्रेमपूर्ण नज़रों से कहा, इन चीज़ों को रख लो, फिर तुमसे बिना पूछे कुछ न लाऊंगा। संध्या समय जब जालपा ने नई साड़ी और नए जूते पहने, घड़ी कलाई पर बांधी और आईने में अपनी सूरत देखी, तो मारे गर्व और उल्लास के उसका मुखमंडल प्रज्वलित हो उठा। उसने उन चीज़ों के लौटाने के लिए सच्चे दिल से कहा हो, पर इस समय वह इतना त्याग करने को तैयार न थी। संध्या समय जालपा और रमा छावनी की ओर चले। महिला ने केवल बंगले का नंबर बतला दिया था। बंगला आसानी से मिल गया। गाटक पर साइनबोर्ड था, इंद्रभूषण एडवोकेट, हाई कोर्ट। अब रमा को मालूम हुआ कि वह महिला पंडित इंद्रभूषण की पत्नी थी। पंडित जी काशी के नामी वकील थे। रमा ने उन्हें कितनी ही बार देखा था, पर इतने बड़े आदमी से परिचय का सौभाग्य उसे कैसे होता। 6 महीने पहले वह कल्पना भी ना कर सकता था कि किसी दिन उसे इनके घर निमंत्रित होने का गौरव प्राप्त होगा। पर जालपा की बदौलत आज वह अनहोनी बात हो गई। वह काशी के बड़े वकील का मेहमान था। रमा ने सोचा था कि बहुत से स्त्री पुरुष निमंत्रित होंगे, पर यहाँ वकील साहब और उनकी पत्नी रतन के सिवा और कोई न था। रतन इन दोनों को देखते ही बरामदे में निकल आई और उनसे हाथ मिलाकर अंदर ले गई और अपने पति से उनका परिचय कराया। पंडित जी ने आराम कुर्सी पर लेटे ही लेटे दोनों मेहमानों से हाथ मिलाया और मुस्कुराकर कहा, क्षमा कीजिएगा बाबू साहब, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। आप यहाँ किसी ऑफिस में हैं? रमा ने झेंपते हुए कहा, जी हाँ, म्यूनिसिपल ऑफिस में हूँ, अभी हाल ही में आया हूँ। कानून की तरफ जाने का इरादा था, पर नए वकीलों की यहाँ जो हालत हो रही है उसे देखकर हिम्मत न पड़ी। रमा ने अपना महत्व बढ़ाने के लिए जरा सा झूठ बोलना अनुचित न समझा। इसका असर बहुत अच्छा हुआ। अगर वह साफ कह देता मैं 25 रुपए का क्लर्क हूँ, तो शायद वकील साहब उससे बातें करने में अपना अपमान समझते। बोले, आपने बहुत अच्छा किया जो इधर नहीं आए। वहाँ 2-4 साल के बाद अच्छी जगह पर पहुँच जाएंगे। यहाँ संभव है 10 साल तक आपको कोई मुकदमा ही न मिलता।
जालपा को अभी तक संदेह हो रहा था कि रतन वकील साहब की बेटी है या पत्नी। वकील साहब की उम्र 60 से नीचे न थी। चिकनी चांद आसपास के सफ़ेद बालों के बीच में वार्निश की हुई लकड़ी की भांति चमक रही थीं। मूंछें साफ थीं, पर माथे पर शिकन और गालों की झुर्रियाँ बतला रही थीं कि यात्री संसार यात्रा से थक चुका है। आराम कुर्सी पर लेटे हुए वह ऐसे मालूम होते थे जैसे वर्षों के मरीज हों। हाँ, रंग गोरा था जो 60 साल की गर्मी सर्दी खाने पर भी उड़ न सका था। ऊंची नाक थी, ऊंचा माथा और बड़ी बड़ी आँखें जिनमें अभिमान भरा हुआ था। उनके मुख से ऐसा भासित होता था कि उन्हें किसी से बोलना या किसी बात का जवाब देना भी अच्छा नहीं लगता। इसके प्रतिकूल रतन सावली सुगठित युवती थी, बड़ी मिलनसार, जिसे गर्व ने छुआ तक न था। सौंदर्य का उसके रूप में कोई लक्षण न था। नाक चिपटी थी, मुख गोल, आँखें छोटी, फिर भी वह रानी सी लगती थी। जालपा उसके सामने ऐसी लगती थी जैसे सूर्यमुखी के सामने जूही का फूल। चाय आई, मेवे, फल, मिठाई, वर्ग की कुल्फ़ी सब मेज़ों पर सजा दिए गए। रतन और जालपा एक मेज़ पर बैठी। दूसरी मेज़ रमा और वकील साहब की थी। रमा मेज़ के सामने जा बैठा, मगर वकील साहब अभी आराम कुर्सी पर लेटे ही हुए थे। रमा ने मुस्कुराकर वकील साहब से कहा, आप भी तो आए। वकील साहब ने लेटे लेटे मुस्कुराकर कहा, आप शुरू कीजिए, मैं भी आया जाता हूँ। लोगों ने चाय पी, फल खाए, पर वकील साहब के सामने हंसते बोलते रमा और जालपा दोनों ही झिझकते थे। जिंदा दिल बूढ़ों के साथ तो सोहबत का आनंद उठाया जा सकता है, लेकिन ऐसे रूखे निर्जीव मनुष्य जवान भी हों तो दूसरों को मुर्दा बना देते हैं। वकील साहब ने बहुत आग्रह करने पर भी 2 घूंट चाय पी, दूर से बैठे तमाशा देखते रहे। इसलिए जब रतन ने जालपा से कहा, चलो हम लोग जरा बगीचे की सैर करें, इन दोनों महाशयों को समाज और नीति की विवेचना करने दें, तो मानो जालपा के गले का फंदा छूट गया। रमा ने पिंजड़े में बंद पक्षी की भांति उन दोनों को कमरे से निकलते देखा और एक लंबी सांस ली। वह जानता कि यहाँ यह विपत्ति उसके सिर पड़ जाएगी तो आने का नाम न लेता। वकील साहब ने मुँह सिकुड़कर पहलू बदला और बोले, मालूम नहीं पेट में क्या हो गया है कि कोई चीज़ हजम ही नहीं होती। दूध भी नहीं हजम होता। चाय को लोग न जाने क्यों इतने शौक से पीते हैं। मुझे तो इसकी सूरत से भी डर लगता है। पीते ही बदन में ऐंठन सी होने लगती है और आँखों से चिंगारियाँ सी निकलने लगती हैं। रमा ने कहा, आपने हाजमे की कोई दवा नहीं की? वकील साहब ने आरुचि के भाव से कहा, दवाओं पर मुझे रत्ती भर भी विश्वास नहीं। इन वैद्य और डॉक्टरों से ज़्यादा बेसमझ आदमी संसार में ना मिलेंगे। किसी में निदान की शक्ति नहीं। 2 वैद्यों 2 डॉक्टरों के निदान कभी न मिलेंगे। लक्षण वही हैं, पर एक वैद्य रक्त दोष बतलाता है, दूसरा पित्त दोष। एक डॉक्टर फेफड़े का सूजन बतलाता है, दूसरा आमाशय का विकार। बस अनुमान से दवा की जाती है और निर्दयता से रोगियों की गर्दन पर छुरी ठर्री जाती है। इन डॉक्टरों ने मुझे तो अब तक जहन्नुम पहुंचा दिया होता, पर मैं उनके पंजे से निकल भागा। योगा अभ्यास की बड़ी प्रशंसा सुनता हूँ, पर कोई ऐसे महात्मा नहीं मिलते जिनसे कुछ सीख सकूं। किताबों के आधार पर कोई क्रिया करने से लाभ के बदले हानि होने का डर रहता है। यहाँ तो आरोग्य शास्त्र का खंडन हो रहा था, उधर दोनों महिलाओं में प्रगाढ़ स्नेह की बातें हो रही थीं। रतन ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पतिदेव को देखकर तुम्हें बड़ा आश्चर्य हुआ होगा। जालपा को आश्चर्य ही नहीं, भ्रम भी हुआ था। बोली,
वकील साहब का दूसरा विवाह होगा। रतन: हाँ, अभी 5 ही बरस तो हुए हैं। इनकी पहली स्त्री को मरे 35 वर्ष हो गए। उस समय इनकी अवस्था कुल 25 साल की थी। लोगों ने समझाया दूसरा विवाह कर लो, पर इनके एक लड़का हो चुका था, विवाह करने से इनकार कर दिया और 30 साल तक अकेले रहे। मगर आज 5 वर्ष हुए, जवान बेटे का देहांत हो गया, तब विवाह करना आवश्यक हो गया। मेरे माँ बाप ना थे, मामा जी ने मेरा पालन किया था। कह नहीं सकती इनसे कुछ ले लिया या इनकी सज्जनता पर मुग्ध हो गए। मैं तो समझती हूँ ईश्वर की यही इच्छा थी, लेकिन मैं जब से आई हूँ मोटी होती चली जाती हूँ। डॉक्टरों का कहना है कि तुम्हें संतान नहीं हो सकती। बहन, मुझे तो संतान की लालसा नहीं है, लेकिन मेरे पति मेरी दशा देखकर बहुत दुखी रहते हैं। मैं ही इनके सब रोगों की जड़ हूँ। आज ईश्वर मुझे एक संतान दे दे तो इनके सारे रोग भाग जाएंगे। कितना चाहती हूँ कि दुबली हो जाऊँ। गर्म पानी से टब स्नान करती हूँ, रोज़ पैदल घूमने जाती हूँ, घी दूध कम खाती हूँ, भोजन आधा कर दिया है। जितना परिश्रम करते बनता है करती हूँ, फिर भी दिन दिन मोटी ही होती जाती हूँ। कुछ समझ में नहीं आता क्या करूँ। जालपा: वकील साहब तुमसे चिढ़ते होंगे। रतन: नहीं बहन, बिल्कुल नहीं। भूल कर भी कभी मुझसे इसकी चर्चा नहीं की। उनके मुख से कभी एक शब्द भी ऐसा नहीं निकला जिससे उनकी मनोव्यथा प्रकट होती। पर मैं जानती हूँ यह चिंता उन्हें मारे डालती है। अपना कोई बस नहीं है, क्या करूँ। मैं जितना चाहूँ खर्च करूँ, जैसे चाहे रहूँ, कभी नहीं बोलते। जो कुछ पाते हैं लाकर मेरे हाथ पर रख देते हैं। समझाती हूँ अब तुम्हें वकालत करने की क्या ज़रूरत है, आराम क्यों नहीं करते। पर इनसे घर पर बैठे रहा नहीं जाता। केवल 2 चपातियों से नाता है। बहुत जिद की तो 2-4 दाने अंगूर खा लिए। मुझे तो उन पर दया आती है। अपने से जहाँ तक हो सकता है उनकी सेवा करती हूँ। आखिर वह मेरे ही लिए तो अपनी जान खपा रहे हैं। जालपा: ऐसे पुरुष को देवता समझना चाहिए। यहाँ तो एक स्त्री मरी नहीं कि दूसरा वह रच गया। 30 साल अकेले रहना सबका काम नहीं। रतन: हाँ बहन, हैं तो देवता ही। अब भी कभी उस स्त्री की चर्चा आ जाती है तो रोने लगते हैं। तुम्हें उनकी तस्वीर दिखाऊंगी। देखने में जितने कठोर मालूम होते हैं, भीतर से उनका हृदय उतना ही नरम है। कितने ही अनाथों, विधवाओं और गरीबों के महीने बांधा रखे हैं। तुम्हारा वह कंगन तो बड़ा सुंदर है। जालपा: हाँ, बड़े अच्छे कारीगर का बनाया हुआ है। रतन: मैं तो यहाँ किसी को जानती ही नहीं। वकील साहब को गहनों के लिए कष्ट देने की इच्छा नहीं होती। मामूली सुनारों से बनवाते डर लगता है न जाने क्या मिला दें। मेरी सपत्नी जी के सब गहने रखे हुए हैं, लेकिन वह मुझे अच्छी नहीं लगती। तुम बाबू रमानाथ से मेरे लिए ऐसा ही एक जोड़ा कंगन बनवा दो। जालपा: देखिए, पूछती हूँ। रतन: आज तुम्हारे आने से जी बहुत खुश हुआ। दिन भर अकेली पड़ी रहती हूँ। जी घबराया करता है, किसके पास जाऊँ। किसी से परिचय नहीं और न मेरा मन ही चाहता है कि उनसे मैं करूँ। 2-1 महिलाओं को बुलाया, उनके घर गई, चाहा कि उनसे बहनापा जोड़ लूँ, लेकिन उनके आचार विचार देखकर उनसे दूर रहना ही अच्छा मालूम हुआ। दोनों ही मुझे उल्लू बनाकर जटना चाहती थीं। मुझसे रुपए उधार ले गई और आज तक दे रही हैं। श्रृंगार की चीज़ों पर मैंने उनका इतना प्रेम देखा कि कहते लज्जा आती है। तुम घड़ी आधा घड़ी के लिए रोज़ चली आया करो बहन। जालपा: वाह, इससे अच्छा और क्या होगा। रतन: मैं मोटर भेज दिया करूँगी।
जालपा, क्या ज़रूरत है, तांगे तो मिलते ही हैं। रतन, ना जाने क्यों तुम्हें छोड़ने को जी नहीं चाहता। तुम्हें पाकर रमानाथ जी अपना भाग्य सराहते होंगे। जालपा ने मुस्कुराकर कहा, भाग्य भाग्य तो कहीं नहीं सराहते, घुड़कियाँ जमाया करते हैं। रतन, सच? मुझे तो विश्वास नहीं आता। लो, वह भी तो आ गए, पूछना ऐसा दूसरा कंगन बनवा देंगे। जालपा रमा से, क्यों, चरणदास से कहा जाए तो ऐसा कंगन कितने दिन में बना देगा। रतन ऐसा ही कंगन बनवाना चाहती हैं। रमा ने तत्परता से कहा, हाँ, बना क्यों नहीं सकता, इससे बहुत अच्छे बना सकता है। रतन, इस जोड़े के क्या लिए थे। जालपा, 800 के थे। रतन, कोई हर्ज नहीं, मगर बिल्कुल ऐसा ही हो, इसी नमूने का। रमा, हाँ हाँ, बनवा दूंगा। रतन, मगर भाई, अभी मेरे पास रुपए नहीं हैं। रुपए के मामले में पुरुष महिलाओं के सामने कुछ नहीं कह सकता। क्या वह कह सकता है, इस वक्त मेरे पास रुपए नहीं हैं? वह मर जाएगा, पर वह उज्र न करेगा। वह कर्ज लेगा, दूसरों की खुशामद करेगा, पर स्त्री के सामने अपनी मजबूरी न दिखाएगा। रुपए की चर्चा को ही वह तुच्छ समझता है। जालपा पति की आर्थिक दशा अच्छी तरह जानती थी, पर यदि रमा ने इस समय कोई बहाना कर दिया होता तो उसे बहुत बुरा मालूम होता। वह मन में डर रही थी कि कहीं यह महाशय यह न कह बैठें, सर्राफ से पूछकर कहूँगा। उसका दिल धड़क रहा था जब रमा ने वीरता के साथ कहा, हाँ हाँ, रुपए की कोई बात नहीं, जब चाहे दे दीजिएगा, तो वह खुश हो गई। रतन, तो कब तक आशा करूं। रमानाथ, मैं आज ही सर्राफ से कह दूंगा, तब भी 15 दिन तो लग ही जाएंगे। जालपा, अब के रविवार को मेरे ही घर चाय पीजिएगा। रतन ने निमंत्रण साहर से स्वीकार किया और दोनों आदमी विदा हुए। घर पहुँचे तो शाम हो गई थी। रमेश बाबू बैठे हुए थे। जालपा तो तांगे से उतरकर अंदर चली गई। रमा रमेश बाबू के पास जाकर बोला, क्या आपको आए देर हुई। रमेश, नहीं, अभी तो चला आ रहा हूँ। क्या वकील साहब के यहाँ गए थे। रमा, जी हाँ, 3 रुपए की चपत पड़ गई। रमेश, कोई हर्ज नहीं, यह रुपए वसूल हो जाएंगे। बड़े आदमियों से राह रस्म हो जाए तो बुरा नहीं है, बड़े बड़े काम निकलते हैं। एक दिन उन लोगों को भी तो बुलाओ। रमा, अब के इतवार को चाय की दावत दे आया हूँ। रमेश, कहो तो मैं भी आ जाऊँ। जानते हो ना, वकील साहब के एक भाई इंजीनियर हैं। मेरे एक साले बहुत दिनों से बेकार बैठे हैं। अगर वकील साहब उसकी सिफारिश कर दें तो गरीब को जगह मिल जाए। तुम ज़रा मेरा इंट्रोडक्शन करा देना, बाकी और सब मैं कर लूँगा। पार्टी का इंतज़ाम ईश्वर ने चाहा तो ऐसा होगा कि मैम साहब खुश हो जाएंगे। चाय के सेट, शीशे की रंगीन गुलदान और फानूस मैं ला दूँगा। कुर्सियाँ, मेज़ें, फर्श सब मेरे ऊपर छोड़ दो। ना कुली की ज़रूरत, ना मजूर की। उन्हीं मूसलचंद को रंगे दूँगा। रमानाथ, तब तो बड़ा मज़ा रहेगा। मैं तो बड़ी चिंता में पड़ा हुआ था। रमेश, चिंता की कोई बात नहीं, उसी लौंडे को जोत दूंगा। कहूँगा, जगह चाहते हो तो कारगुजारी दिखाओ, फिर देखना कैसी दौड़ धूप करता है। रमानाथ, अभी 2-3 महीने हुए आप अपने साले को कहीं नौकर रखा चुके हैं ना। रमेश, अजी अभी 6 और बाकी हैं, पूरे 7 जीव हैं। जरा बैठ जाओ, ज़रूरी चीज़ों की सूची बना ली जाए। आज ही से दौड़ धूप होगी, तब सब चीज़ें जुटा सकूँगा। और कितने मेहमान होंगे। रमानाथ, मैम साहब होंगी और शायद वकील साहब भी आए। रमेश,
यह बहुत अच्छा किया। बहुत से आदमी हो जाते तो भक्कड़ हो जाता। हमें तो मैम साहब से काम है, ठलुओं की खुशामद करने से क्या फ़ायदा। दोनों आदमियों ने सूची तैयार की। रमेश बाबू ने दूसरे ही दिन से सामान जमा करना शुरू किया। उनकी पहुंच अच्छे अच्छे घरों में थी। सजावट की अच्छी अच्छी चीज़ें बटोर लाए। सारा घर जगमगा उठा। दयानाथ भी इन तैयारियों में शरीक थे। चीज़ों को करीने से सजाना उनका काम था। कौन गमला कहाँ रखा जाए, कौन तस्वीर कहाँ लटकाई जाए, कौन सा गलीचा कहाँ बिछाया जाए, इन प्रश्नों पर तीनों मनुष्यों में घंटों वाद विवाद होता था। दफ्तर जाने के पहले और दफ्तर से आने के बाद तीनों इन्हीं कामों में जुट जाते थे। एक दिन इस बात पर बहस छिड़ गई कि कमरे में आईना कहाँ रखा जाए। दयानाथ कहते थे, इस कमरे में आईने की ज़रूरत नहीं, आईना पीछे वाले कमरे में रखना चाहिए। रमेश इसका विरोध कर रहे थे। रमा दुविधा में चुपचाप खड़ा था। न इनकी सी कह सकता था, न उनकी सी। दयानाथ, मैंने सैकड़ों अंग्रेज़ों के ड्राइंग रूम देखे हैं, कहीं आईना नहीं देखा। आईना श्रृंगार के कमरे में रहना चाहिए, यहाँ आईना रखना बेतुकी सी बात है। रमेश, मुझे सैकड़ों अंग्रेज़ों के कमरों को देखने का अवसर तो नहीं मिला है, लेकिन 2-4 ज़रूर देखे हैं और उनमें आईना लगा हुआ देखा। फिर क्या यह ज़रूरी बात है कि इन ज़रा ज़रा सी बातों में भी हम अंग्रेज़ों की नकल करें? हम अंग्रेज़ नहीं, हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी रईसों के कमरे में बड़े बड़े आदमकद आईने रखे जाते हैं। यह तो आपने हमारे बिगड़े हुए बाबुओं की सी बात कही, जो पहनावे में, कमरे की सजावट में, बोली में, चाय और शराब में, चीनी की प्यालियों में, गरज दिखावे की सभी बातों में तो अंग्रेज़ों का मुंह चढ़ाते हैं। लेकिन जिन बातों ने अंग्रेज़ों को अंग्रेज़ बना दिया है और जिनकी बदौलत वे दुनिया पर राज करते हैं, उनकी हवा तक नहीं छू जाती। क्या आपको भी बुढ़ापे में अंग्रेज़ बनने का शौक़ चर्राया है? आगे का भाग नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करें।